देखिए, आज हम जिस वीर सपूत शहीद भगत सिंह के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा एक विषय बना हुआ है और उसी समय से विषय बना हुआ है जिस समय से शहीद भगत सिंह को फांसी लगी हुई है। शहीद भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को लगी थी। अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो उनके बारे में बात करें कि जो नेता थे उन्होंने उसका कितना साथ दिया, कितना साथ नहीं दिया। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने उनका कितना साथ दिया। सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कितना साथ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितना साथ दिया, मोतीलाल नेहरू ने कितना साथ दिया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनका जन्म, पहले इनकी जो जीवनी है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म पाकिस्तान का एक गांव, पाकिस्तान का एक शहर के लाहौर, उसके एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। 1907 में इनका जन्म होने के बाद में इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं से पास की या ली। उसके बाद में इन्होंने अपने जैसे जितना भाव इनका देश के प्रति समर्पित भाव था उस भाव से ही अपना काम करते रहे और उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की। मात्र छोटी सी एज, 23 साल की एज में इनको फांसी दी गई। उसके पीछे राज क्या है और क्या राज नहीं थे। देखिए, महात्मा गांधी जी जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता कर रहे हैं और उसके 18 दिन बाद में इनको फांसी लगनी है। डेट वो थी नहीं, 23 मार्च का जो डेट दे रखा है उस तारीख को उनको जो फांसी लगनी है। और बाद में भी 12 घंटे पहले उन अंग्रेज शासकों ने, उस ब्रिटिशकारी अंग्रेजों ने जो उनके साथ वो अन्याय किया, जो घोर अन्याय किया, 12 घंटे पहले उनकी फांसी दी गई, समय से पहले भी। उसके पीछे क्या कारण रहे, उनके पीछे जो कारण है वो सुनने को है और जो समझने लायक है। ये जो इनको फांसी लगी तो उस टाइम की छोटी सी एक बात है, इन्होंने कितने कार्य किए, कितने कार्य नहीं किए, इनके पीछे कितने कारण रहे, वो कारण एक देखने लायक कारण है। देखिए, इनको जब फांसी दी गई उससे पहले इनका एक वकील हुआ करते थे जिनका नाम था प्राणनाथ। फांसी के समय जब इनको वहां ले जाया गया, पहले तो थे ही लाहौर जेल में। लाहौर जेल में ये 3 लोग थे, एक तो सुखदेव सिंह, राजगुरु और शहीद भगत सिंह। जिस दिन इनको फांसी लगने वाली थी उस दिन की बात है कि सुबह 4 बजे ही उस टाइम पे उस जेल में एक अपने जो जेल के होते हैं वार्डन, वो थे चौधरी चरत सिंह या चरत सिंह जी जो थे वो वार्डन थे। तो उनको सूचना दी गई अंग्रेजों द्वारा और उन्होंने जो सूचना थी वो जेल में जाके बताई। और जो बताई उसमें कारण क्या रहे, उन्होंने जाके सीधा एक बात कही है जेलियों में, जो कैदी थे उनको, कि जितने भी कैदी हैं बाहर घूम रहे हैं जेल में, वो सब अपनी बैरकों में जाए, अपनी कोठरियों में जाए। इस चीज को लेकर उनमें थोड़ा सा हड़कंप मचा कि आज कैसे ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी कैदी हैं, उनको एकदम ही अचानक से ऐसे कैसे बोला गया। तो आपस में कानाफूसी करने लगे। बात आगे बढ़ी तो उन्होंने उनके साथ में चौधरी चरण सिंह घूम के कानाफूसी करते हुए उन्होंने एक नाई बोलने या कहते एक चौकीदार को भेजा और सबके कानों में एक खबर पहुंचवा दी कि जितने भी वहां जो लोग घूम रहे हैं, जितने भी कैदी घूम रहे हैं जेल के अंदर, उनको सबको बैरक में भेज दिया जाए। वो बैरक में चले गए तो एक उधर से जैसे ही वो चौकीदार निकल रहा था, तो चौकीदार जैसे ही गेट की तरफ आ रहा था तो एक कैदी ने उनसे पूछा, जो कैदी था वो पंजाब का था, उन्होंने उनसे पूछा कि आज ऐसे क्यों अचानक से आपने हमको बैरक में जाने के लिए अंदर कह दिया है। तो चौधरी चरण सिंह और उसके जो एक चौकीदार थे उन्होंने एक बात कही कि आज आपके साथी, या साथी नहीं कहे तो आपके साथी जो रहने वाले कैदी, जिनको एक आपराधिक मामले में, बहुत बड़े आपराधिक मामले में फंसा रखा था, कोई मतलब था नहीं जिसका, उनको फंसा रखा था, सिर्फ फंसाने का कोई मतलब नहीं था। जिनको वहां फंसा रखा था शहीद भगत सिंह और गुरु वो राजगुरु और हमारे सुखदेव सिंह, उनको इतनी बात कहने के बाद में कि ये चीज यहाँ है, उनको बताया गया कि उनको फंसाया गया, उनको अब फांसी लगने की बात हो रही है। तो इस बात की सूचना घर तक भी जाती है। जब आपको किसी को फांसी लगनी होती है तो उसकी माँ उससे मिलने पहले आई थी, तो शहीद भगत सिंह ने एक बात कही थी माँ से कि माँ, मैं आपसे एक वचन देना चाहता हूँ, यह वचन आप मेरा ग्रहण करोगे। तो माँ ने एक बात कही थी कि बेटा बताइए। अब माँ भी एक भरी हुई उम्मीद से, भरी हुई एक आवाज से अपने सर पे, अपने पीठ पे, अपनी छाती पे एक बड़ा पत्थर रखे, अपने मन में बड़ा पत्थर रखे और वो बोल रही है कि
बताइए मैं आपके वचन को स्वीकार करूंगा बेटा। तो उन्होंने कहा था भगत सिंह ने, देखिए कितना कठोर दिल उस माँ का होगा उस टाइम पे। एक बात कही थी और वचन ये था कि जब मुझे फांसी लगे, जब मुझे फांसी लगे तो उस टाइम पे माँ आप वहां मत रहना। नहीं लोग क्या कहेंगे कि जो क्रांतिवीर है, जो क्रांतिवीर है, जो एक देश के समर्थ में भाग के हिसाब से अपना काम कर रहा है, वो फांसी खाने जा रहा है, उसकी मां रो रही है। तो मां मेरे आपसे एक हाथ जोड़ के एक विनती है और एक वचन भी मैं आपसे थोड़ा सा मांग रहा हूं कि आप ये काम प्लीज आप मत आना हुआ। तो मां ने अपने ऊपर जैसा भी भाव बीता होगा मां के ऊपर, वो आपको भी पता है दोस्तों, या हमको भी पता है कि एक जवान लड़का जिसकी शादी की उम्र हो रही है, जो छोटी सी उम्र में मात्र 23 साल की उम्र फांसी खाने जा रहा है, और मां ने भी भरी हुई आवाज से वहां से उसको कह दिया है ठीक है। तो जैसे ही फांसी होने की बात आई, मां वहां से चली गई। कुछ समय बाद में वहां पे प्राणनाथ जी जो शहीद भगत सिंह के वकील हुआ करते थे वो पहुंचते हैं, और जैसे ही शहीद भगत सिंह वहां पहुंचते हैं तो कोठरी जो उनकी कोठरी हुआ करती थी, कोठरी नंबर 14 कोठरी नंबर 14 हुआ करती थी, उसमें शहीद भगत सिंह इधर से उधर चीता की तरह घूम रहे हैं, शेर की तरह। अब घूमते घूमते उनको कोई इस चीज का कोई टेंशन नहीं है कि मुझे फांसी लगनी है। वो बहुत भरी हुई मुस्कुराहट के साथ में मुस्कुराते हुए वहां घूम रहे हैं। उनको कोई इतनी बड़ी ये चीज की टेंशन नहीं है, विडंबना नहीं है कि हम यहाँ एक फांसी खाएंगे कि हमें क्या होगा। नहीं, आज के युग में अगर किसी को पता है कि हम मरने जा रहे हैं तो पीछे सहम जाता है, नीचे सर करके बैठ जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके चेहरे पे जो भाव था वो एक मुस्कान भरा हुआ, देश के प्रति एक सजग भाव के हिसाब से वो काम कर रहे थे। और उनको पता था, जैसे ही वो वहां पे उनके वकील जी पहुंचे, प्राणनाथ जी, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, उन्होंने जाके एक बात कही। जैसे ही शहीद भगत सिंह के पास में पहुंचते हैं कि बताइए भगत सिंह जी कि आपको 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। तो बिल्कुल हंस के, सही हर्ष बिल्कुल हंस के उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, एक वीर हम जो कर रहे हैं देश के प्रति, हम जो कार्य कर रहे हैं तो देश के प्रति कार्य करने वालों के प्रति तो होना ही चाहिए। क्रांतिवीर है हम, तो जो हमें मिलेगा हमको स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कुछ सवाल उनको कहे, कुछ सवाल उनको नहीं कहे, उन्होंने एक बात कही उनको। लेकिन उससे पहले शहीद भगत सिंह ने भी एक बात कही थी कि उसने अपने वकील को, प्राणनाथ जी को, कि हे वकील कि जो आपको मैं बता रहा हूं तो मेरी भी एक छोटी सी बात थी, आपके वो किताब लेके आए मेरी, वो जो किताब लानी थी वो कहां से लेके आए? लाहौर के एक द्वारकाधीश लाइब्रेरी थी, लाहौर की एक द्वारकाधीश की एक लाइब्रेरी थी। उनको किताब पढ़ने का पहले से शौक था, तो वो किताब को तो पहले लेके आए थे प्राणनाथ जी। उनको पता था कि इनकी रुचि किस चीज में ज्यादा है। तो जैसे ही वो किताब लेके वहां पहुंचे तो किताब उन्होंने उनको दी, किताब उन्होंने उनसे ली और किताब को पढ़े रहे थे। जैसे किताब उनको मिली वो किताब में अपना समय व्यतीत करने लगे। तभी वकील प्राणनाथ जी ने एक बात कही, और बात क्या थी कि आप देश के प्रति क्या बोलना चाहते हैं, आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? तो किताब आगे मुंह पे लगाते हुए शहीद भगत सिंह ने बोला कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, जिसको फांसी लगने जा रही है और फिर भी वो अपने बिल्कुल समर्पित भाव से एक बात कह रहा है कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। तो ये चीज मिली। तो साम्राज्यवाद होता क्या है दोस्तों? साम्राज्यवाद होता है किसी एक राष्ट्र को, किसी एक छोटे राष्ट्र को, किसी कहे तो कमजोर राष्ट्र को दूसरे एक बहुत तगड़े राज्य या बहुत तगड़े राष्ट्र, जो उसको कहे वो ताकतवर राज्य या ताकतवर देश, ताकतवर राष्ट्र जो होता है वो उसको दबा देता है, उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। वो अपनी दम से, अपनी ताकत से उस देश को अपना लेता है। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश शासनकारियों का, अंग्रेजों को जिन्होंने हमारे ऊपर शासन था, उस हिसाब से उन्होंने कहा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरी बात कही थी इंकलाब जिंदाबाद। इन नारों के साथ में वो उनको बताना भी चाह रहा था। और उस टाइम पे जब माता जी आई थी उनकी, तभी उन्होंने कहा था माता जी मैं जब मेरी फांसी लगेगी तो वो भी एक बड़ी खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी लगनी है मुझे, फांसी लगनी है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फांसी भी हंसते हंसते खा लूंगा और मैं, मेरे अंतिम जो शब्द भी होंगे वो भी इंकलाब जिंदाबाद के ही होंगे। देखिए
इन चीज में उनका कितना रोल था, कितना रोल नहीं था। अब उनको फांसी लगने के लिए चौधरी चरण सिंह ने बोल दिया है वार्डन ने कि आपको फांसी लगने जा रही है। तो उधर से जैसे ही वो आ रहे थे तो उसके पीछे पीछे एक नायक है या चौकीदार है, वो पीछे से आ रहे थे। तो एक पंजाब का एक कैदी था, उसने एक बात बोली उसे कि जो शहीद भगत सिंह के कटघरे में गए, कटघरे तो नहीं कह सकते हम, कहे उसके जो बैरक थी है ना, जो उसकी कुठार था, उसकी कोठरी नंबर 14 में जितने भी उसके कुछ संसाधन है उसके पास में, जैसे पेन कलम जिसको अपन कहे, कलम, उसके जूते या जो भी कुछ उसका मिले उसे कृपया करके मुझे दे जाना। तो इस बात को उन्होंने ग्रहण किया और वो लेने के लिए चले गए। शहीद भगत सिंह के वहां जाते हैं और कोठरी नंबर में उनको एक कलम और जूते और कंगा मिलता है। उसको बड़े आराम से लेके वो आ रहे हैं और उनको देने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले देखो उन्होंने एक क्वेश्चन जरूर किया था उसे कि आपको क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा था देखिए देश के प्रति समर्पित भाव रखने वाले छोटी सी एक एज का एक बंदा जो देश के प्रति इतना काम कर रहा है, सजग रह रहा है, उसको ये चीज पता है, कितना वीर सपूत होगा वो, उसको ये चीज पता है कि फांसी लगनी है और फिर भी वो फांसी खाने के लिए तैयार है। तो उसके लिए उन्होंने बात कही कि जितने भी है तो मैं मेरे बच्चों को जाके, मेरे परिवार को जाके, मेरे देश को जाके मैं एक चीज बताऊंगा कि उसके प्रति, देश के प्रति कितना सम्मान था या देश के प्रति कितना समर्पित भाव था। देखिए दोस्तों आगे उन्होंने कितनी बातें कही, कितनी नहीं कही। कोठरी नंबर 14 में एक 5 फुट 10 इंच का एक शहीद भगत सिंह, जिसको रहने की पूरी जगह नहीं थी, वो उसमें रह रहा था। उसको इतना आहत कर रहा था, बहुत भयंकर तरीके से आप जो शहीद भगत सिंह उस कोठरी में था। देश का एक नौजवान जिसको फांसी लगने जा रही है। अब उसका जो वकील प्राणनाथ जी है, उन्होंने और भी कुछ सवाल किए, लेकिन उनका एक ही जवाब मिला लास्ट में कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। अब ये चीज का संदेश देता देता उसने उसके पास में एक बेवे, एक मुस्लिम कर्मचारी था जो उसकी बैरक में या कोठरी में साफ सफाई किया करता था या उसका देखरेख किया करता था, शहीद भगत सिंह की। तो उन्होंने एक बात कही थी उससे कि बेबे मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि मुझे मेरे माँ के हाथ का, मेरे घर का एक बार आप खाना खिला दें, तो आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो बेबे ने स्वीकार किया और बेबे अपनी नौकरी की टेंशन ना लेते हुए भी वो चला गया, बिना किसी को समाचार दिए, बिना किसी को सूचना दिए वो अपनी जेल से चला गया और उसके घर जाके पहुंचा और वो खाना लाके देने के लिए तैयारी था, लाके लेके आ रहा था वहां से। इतने में ये बात पता चल जाती है उन अंग्रेज कर्मचारियों को। दोस्तों उन खाने की जो बात होती है, उनको खाना तक नहीं दिया गया, उस खाने तक उसको दिया नहीं गया। और दूसरी जो चीज है वो दूसरी बात जो बताने की है, देखिए उनको नहाने के लिए जब बताया गया, नहीं जब नहाने के लिए बताते गया कि इनको फांसी लगनी है, फिर भी उनको नहाने के लिए बताने के बाद वो खाना तक भी नहीं दिया गया। अगली बात उनको वहां का जो उनका जल्लाद था, फिर उनके जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद लाहौर के पास में एक सहोदरा गांव है, सहोदरा से बुलाया गया। सहोदरा से बुलाने के बाद में फांसी के लिए तैयार किए गए। तीनों दोस्त या तीनों अपने वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, तीनों अपने हाथ में हाथ मिलाए हुए और गीत गुनगुनाते जा रहे हैं कि कभी वो दिन आएगा, कभी वो दिन आएगा कि आजाद हम होंगे, आजाद हम होंगे और ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपनी ही जमीन होगी और ये अपना ही आसमान होगा, ये अपना ही आसमान होगा। और फांसी के लिए वो आगे चल दिए। दोस्तों बताने में काफी एक टेंशन होती है, बताने में एक हमारे अंदर से जो भाव है वो निकल के नहीं आता। ऐसे शहीद को अब फांसी लगने जा रही है और तीनों के तीनों जाते समय वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां जो खड़े हुए कर्मचारी, कर्नल और कर्मचारी जो खड़े हुए हैं, तो जो जल्लाद था वो फांसी लगाने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने इससे कहा कि सबसे पहले फांसी किसको दी जाए। तो दोस्तों कई किताबों में थोड़ा सा पहले बोला गया है कि सुखदेव आगे आए, कई किताबों में बोला गया है कि राजगुरु आगे आए। एक को फांसी दी गई। जैसे ही नंबर शहीद भगत सिंह का आया, शहीद भगत सिंह ने अपने फांसी को गले से लगाते हुए, चूमते हुए
और अपने गले के लगाते हुए इतनी जोर से, इतनी तेज, इतनी शेर की सी धार से एक नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। और दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने के बाद में उसी लाहौर के पास में, उसी लाहौर की जेल के पास में जहां को फांसी दी जा रही थी, उसके पास में एक सचिव था। उस सचिव का घर पड़ता था वहां, उससे कुछ ही दूर पर उसकी आवाज वहां तक सुनाई दी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है। देखिए दोस्तों बीच में काफी बातें आई, काफी बातें नहीं आई। कई लोगों ने कुछ कहा है, कई लोगों ने कुछ कहा है। प्रोफेसर यतीन्द्रनाथ कई ने बताया है कि इन चीजों में ये उनको ऐसे फांसी दी गई, ये इसके पीछे ये कारण रहे, उन्होंने क्या कहा। लेकिन एक चीज बीच में फिर बताना भूल गया था कि जब वो उनके प्राणनाथ वकील जी जा रहे थे उनको छोड़ गए, तो प्राणनाथ जी को एक बात जरूर उन्होंने बोली थी शहीद भगत सिंह ने कि जाते जाते आप सुभाष चंद्र बोस जी को धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि उन्होंने जितना मेरा सहयोग किया है, उन्होंने जितना मेरा सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना। अब दोस्तों छोटी सी बात जो बताने को है, वो बताने को ये है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और उसमें गांधी जी ने एक भी बार सवाल ये नहीं किया, सिर्फ दिखावटी एक बार सवाल किया था कि शहीद भगत सिंह को फांसी होनी है तो इसको एक बार रुकवा दिया जाए। लेकिन दोस्तों उन्होंने जैसे महात्मा गांधी जी ने ये चीज बोली उनको, तो उस चीज को इतना ज्यादा उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने, इरविन ने एक बात जरूर बोली थी कि जितने भी यहाँ पे राजनीतिक जो भी कैदी हैं उनको हम ऐसे छोड़ देंगे, ये समझौता जरूर किया। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो जज था, जो उस टाइम पे जब उनको फांसी की सजा सुना रहे थे, तो एक बात चल रही थी उसमें, जब फांसी की सजा सुनाई थी तब, कि 4 जज थे, उनमें से 3 अंग्रेज थे और एक हमारे मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, मुस्लिम संप्रदाय का एक आदमी था, जिसको कहे उस वकील, उस जज ने सीधे तरीके से, जिसको कहे आगा हैदर, उसने अपने पुरजोर तरीके से एक बात कही थी कि शहीद भगत सिंह फांसी लगने लायक नहीं है, इतना बड़ा आपराधिक मामला नहीं है इसके ऊपर कि इनको फांसी दी जाए। मैं उस जज को मेरे तहे दिल से, मेरे अंदरूनी भाव से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो उस टाइम में अपनी नौकरी से छूट के अपने ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार ले गए कि मैं तलवार पे लटक सकता हूं, मैं मर सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों की दमनकारी नहीं थी, उसी से भी उन्होंने टेंशन नहीं लगे। उन्होंने बात कही थी कि नहीं, ये जो फांसी हो रही है वो गलत हो रही है, शहीद भगत सिंह ने इतना बहुत बड़ा एक आपराधिक मामला नहीं किया है जिसका आप फांसी देना चाहते हो। उस टाइम पे बोलने वाले कोई भी नहीं थे, वहां पे वकील जी थे, उस टाइम महात्मा गांधी जी भी थे, वकील आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, लेकिन इनके मुंह से एक भी शब्द ये भी नहीं निकला कि दोस्तों ये फांसी जो दी जा रही है वो गलत है। अगर ये पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाते तो शहीद भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। दोस्तों सोचने लायक बात, जिसको हम आज राष्ट्रपिता का एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, तो मैं तो एक छोटे से शब्दों में एक लास्ट बात कह के जा रहा हूं, या लास्ट बात कह रहा हूं आपको, जाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात, ऐसे वीर पुरुष को क्या राष्ट्रपुत्र नहीं कहा जाए? क्या राष्ट्रपुत्र का दर्जा नहीं दिया जाए? दिया जाना चाहिए। ऐसे राष्ट्रपुत्र को वीर का ऐसे वीर को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब उन्होंने एक बात भी कही थी जो उनको ऊपर चुभ रही थी कि आप महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा सत्य मानते, बहुत ज्यादा एक हम राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्होंने हमारे एक देश था, ये पाकिस्तान भारत एक ही था, ये जो पाकिस्तान भारत एक ही था, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। दोस्तों ये एक ही देश, एक ही धर्म, जिसमें काम करते थे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, कोई बहुत बड़ा एक वो नहीं था, दो बात की, ये 2 भाई हम मानते थे जिनको उन्होंने देश को अलग करवा दिया था, अली जिन्ना, महात्मा गांधी जी। क्यों? आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी नहीं है। जनता भोली भाली जनता को पागल करके ये लोग करते क्या है, जैसे आज के युग में भी आज जो नेता जनता को, भोली भाली जनता को लड़वा देते, जनता मरती है और खुद अपने रोटी सेक रहे हैं, अपना खाना सेक रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। वही सेम घटना उस टाइम भी हुई थी। राष्ट्रपिता जो कहलाने वाले महात्मा गांधी जी और अली जिन्ना,
अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान अलग से एक राष्ट्र हो जाए तो मैं उसका अपना एक नेता बन जाऊंगा, और महात्मा गांधी चाहते कि ये एक अलग देश बन जाए तो मैं इसका नेता बन जाऊंगा। जब देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन करना चाहते, जब अंग्रेज यहां से गए तो हमारे पास में 400 करोड़ की संपत्ति थी, हमारे पास में 400 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन उस 400 करोड़ की संपत्ति को बंटवारा किस प्रकार से किया कि उन्होंने, चलो ठीक है जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, मैं तो इस चीज को नहीं कह सकता, लेकिन जो किया मेरे ख्याल में, जो मेरे अनुमान है, जो मैंने मेरी किताबों में देखे हैं, वो एक गलत थे। एक दो भाइयों की तरह रहने वाले हिंदू मुस्लिम, जिनको एक आज भी इस दौर पे भी अलग अलग कहा जा रहा है, जो एक भाई की तरह रहने वाले थे, उनको अली जिन्ना जी पाकिस्तान लेके चले गए कि बोला मुस्लिम एक साइड हो जाओ और हिंदू एक साइड हो जाओ। नहीं, एक देश था। आज किसी भी देश की ताकत नहीं थी कि जो भारत पाकिस्तान दोनों एक होते और किसी की ताकत हो जाए दूसरे देश की आगे लड़ने की। जो आज छोटी छोटी बातों में कभी दूसरा देश चढ़ जाता है, कभी दूसरा देश चढ़ जाता है, दोनों देश एक होते। आज उनके पास में 400 करोड़ की जो संपत्ति मिली, उस संपत्ति के पीछे दोस्तों राज थे। उसमें से उनमें दोनों में समझौता हुआ, कोई बात नहीं, जैसे भी समझौता हुआ, 400 करोड़ हमारे पास थे। पाकिस्तान को हमने क्या किया, ठीक है जो भी हुआ, मुस्लिम जो एक राष्ट्र घोषित किया, और एक भारत को हिंदुत्व के लोग बिहार रहेंगे। उन्होंने अपने मन में ये बात ठान ली। हालांकि थे दोनों एक ही, आज भी हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा सा पाकिस्तान को कहा गया, और पाकिस्तान को जब समझौता हुआ तब उन्होंने कहा गया कि हमको 2 किस्तों में पैसे देंगे। एक तो 25 करोड़ की, 400 करोड़ में से 25 करोड़ देंगे पहली किस्त में, और 50 करोड़ देंगे दूसरी किस्त में। 25 करोड़ रुपए अली जिन्ना साहब के हाथों पहुंचवा भी दिए गए, और महात्मा गांधी जी और उनके जो वकील या उनके जो साथी, जो हमारे कांग्रेस के जो नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये साथ में उन्होंने 25 करोड़ दे भी दिए। लेकिन एक समझौता होने के बाद में भी आपको पता, पीओ के जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, पाक ऑथराइज कश्मीर, उन पर आके उन पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। देखिए दोस्तों, लड़ाने की बात, ये जो दोनों भाई हुआ करते थे, दोनों भाई भाई की तरह लड़ा करते थे, और जब हमको आजादी मिल रही थी दोनों ने साथ दिया था। कोई मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम ने साथ नहीं दिया कि हिंदू ने साथ नहीं दिया। दोनों भाइयों की तरह एक अपने जो हमारे ऊपर ब्रिटिश शासनकारी जो थे, अंग्रेज थे, उनको किसी भी तरीके से ऐसे भगाना चाह रहे थे, और उनको भगाया भी। लेकिन फिर भी उनको दोनों भाइयों को अलग किया, और उनको बेचारे को पाकिस्तान में और हमको यहाँ एक हिंदुस्तान में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस चीज के ऊपर जो तथ्य थे, पीओ के क्षेत्र दे दिया। फिर इस चीज का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एक चीज में कहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो अब इनके 50 करोड़ बचे हुए वो इनको नहीं दिए जाए, फिर भी उनको दिए गए। और उस चीज के ऊपर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी एक बात फिर भी कह रहे, कोई बात नहीं, ये पैसे तुमको देने ही है। अरे जब वो बात हो गई, समझौता हो गया, तो 75 करोड़ पर रुक क्यों नहीं रहे? फिर उन्होंने पीओ के क्षेत्र क्यों अपनाया, पीओ का हमला क्यों किया? जब दोनों भाई भाई क्यों उन्होंने हमला करना था, उनको हमला करना था, वो जायज था, क्योंकि दोनों भाइयों को एक अलग कर दिया। ये दोस्तों लास्ट बात बताने ये और थी कि जो भी होते नेतागण होते, वो सिर्फ एक लड़ाने का कार्य करते हैं, और वो काम पहले उन्होंने किया। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी जी, अली जिन्ना जी, है ना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े बड़े राष्ट्रकारी हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो दमन नीति से किए। मैं कहूँगा एक राष्ट्र ध्यान किया है, मैं कहूँगा हाँ किया है, देश आजाद करवाया है। लेकिन आज दोस्तों, आज अगर ये इस जगह पे राष्ट्रपुत्र होता, उस जगह पर राष्ट्रपुत्र होता, अगर 23 मार्च 1931 को उसको फांसी नहीं लगती, शहीद भगत सिंह को फांसी नहीं लगती, तो वो जो देश आजाद होने का था, जिसको गरम दल का नेता मानते थे, तो देश आजाद होने को था, वो देश आजाद नहीं होता। धन्यवाद।